चैप्टर 2। भारत में मुसलमानों और गैर मुसलमानों में प्रजनन क्षमता स्तर और गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल की तुलना राजनीतिक नेताओं और नीति निर्माताओं के बीच बहस का एक गर्मागर्म मुद्दा रहा है। जब भी धर्म का राजनीतिकरण होता है, धार्मिक समुदायों के बीच वृद्धि के फर्क को जोर शोर से उठाया जाता है। मुसलमान और हिंदू जनसंख्या वृद्धि या किसी खास समुदाय के परिवार नियोजन पर बहसें मोटे तौर पर विचारधारात्मक दुर्भावना से प्रेरित होती हैं और पक्के व्यवहारिक सबूत के समर्थन में पेश की जाती हैं। हालांकि ऐसे ज़्यादातर सबूत अमूमन छोटे मोटे उदाहरणों और गैर प्रातिनिधिक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। इस अध्याय में भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच परिवार नियोजन के इस्तेमाल की मौजूदा स्थिति के सबूत पेश करने की कोशिश की जाएगी। विभिन्न समुदायों में जनसंख्या वृद्धि को समझने के लिए यहाँ विभिन्न स्रोतों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इस अध्याय में भारत की जनगणना, ORG सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे और दूसरे शोधपरक अध्ययनों के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। जनसंख्या बढ़ोतरी के विश्लेषण के लिए धार्मिक समुदायों के बीच जनसंख्या वृद्धि का फर्क सबसे अहम है। इस अध्याय में राष्ट्रीय और विभिन्न समुदायों के बीच परिवार नियोजन रुझानों के विश्लेषण की कोशिश की गई है। जनसंख्या वृद्धि की मौजूदा स्थिति और विभिन्न समुदायों में गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल के प्रति कमतर रुझान की वजहों का आकलन वस्तुनिष्ठ और बारीक नज़र से करना अनिवार्य है। यहाँ कोशिश किसी खास परिदृश्य के बचाव की नहीं है, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच मौजूदा प्रजनन क्षमता स्तर और गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल और उसकी वजहों की वास्तविक स्थिति को उजागर करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 ने PFR के स्तर को 2.1 पर वर्ष 2000 तक लाने का लक्ष्य रखा था, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में PFR का स्तर 2.1 वर्ष 2010 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। इस नीति दस्तावेज में कहा गया कि दीर्घावधिक लक्ष्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या का स्तर हासिल करना है, यानी वह स्तर जिसमें टिकाऊ आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा की ज़रूरतों के साथ तालमेल बैठ सके। 1994 में काहिरा में जनसंख्या और विकास पर हुई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एक अहम घटना थी। यह कॉन्फ्रेंस जनसंख्या और विकास नीतियों के मामले में लंबी छलांग जैसी थी, क्योंकि उसमें टिकाऊ विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण और आबादी पर विशेष जोर देने के पहले के रवैये में बड़े बदलाव की नींव रखी गई। कॉन्फ्रेंस में जीवन चक्र का नज़रिया पेश किया गया और उत्पादक स्वास्थ्य तथा उत्पादक अधिकारों के महत्व पर जोर दिया गया। कहा गया कि लोग आंकड़ों से ज़्यादा महत्व रखते हैं और कॉन्फ्रेंस ने दुनिया से इस बात पर रजामंद होने की गुजारिश की कि जनसंख्या सिर्फ लोगों की गिनती का मामला नहीं है, बल्कि यह तय करना चाहिए कि हर व्यक्ति खास है। विचारों में यह आमूल बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों, रवैयों और रणनीतियों में परिवर्तन ले आया। भारत ने वर्ष 2000 में अपनी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP का ऐलान किया। NPP ने जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार की खातिर लक्षित OCPD कार्यक्रमों के बुनियादी दर्शन को ही अपनाया गया। इस नीति में जनसंख्या को स्थिर करने के लिए समग्र और व्यापक रवैये पर जोर दिया गया। इसमें स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण तथा शिक्षा को बढ़ावा, लक्ष्य मुक्त रवैया अपनाना, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना और सामुदायिक स्तर पर सभी सरकारी सेवाओं को पहुंचाने जैसी सामाजिक अनिवार्यताओं पर जोर दिया गया। इस नीति में विभिन्न गर्भ निरोधकों के चयन को बढ़ावा देने के अलावा विवाह की उम्र,
पहले बच्चे के जन्म के समय मां की उम्र और मातृ शिशु कल्याण के लिए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। भारत की जनसंख्या संबंधित नीतियां और परिवार नियोजन कार्यक्रम बदलते वक्त के साथ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के मद्देनज़र बेहतर होती गई हैं। शुरुआत में जनसंख्या नियंत्रण केंद्रित रवैये की जगह अब उत्पादक अधिकार संबंधी रवैया अपनाया गया है। भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम का मौजूदा चरण 2012 में लंदन में भारत सरकार के दिए वचन से प्रेरित है। उसे भारत का विजन FP 2020 कहा जाता है। परिवार नियोजन पर लंदन शिखर सम्मेलन के साथ ही भारत में फरवरी 2013 में बाल सुरक्षा और विकास के कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ की व्यापक रणनीति कहा गया। नए रवैये में बड़ा बदलाव यह था कि परिवार नियोजन जनसंख्या स्थिर करने के सरल लक्ष्य से आगे बढ़ गया और अब मातृ और बाल मृत्यु दर को घटाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप पर जोर बढ़ गया। राष्ट्रीय FP 2020 के लक्ष्यों से मौजूदा नीति में जनसंख्या स्थिर करने के लक्ष्य में कोई फेरबदल नहीं किया गया, लेकिन गर्भ निरोधक सेवाओं में थोड़ा अंतर रखने पर फोकस बढ़ाया गया। जोर परिवार नियोजन की स्वैच्छिक स्वीकार्यता पर दिया गया, जो समुदाय की ज़रूरत पर आधारित हो और यह तय किया जा सके कि दंपतियों को बच्चे अपनी पसंद से हों, न कि किसी संयोग से। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य बातें। पहला, व्यक्ति केंद्रित रवैया और समान स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर जोर। दूसरा, ग्रामीण आबादी खासकर हाशिए के समूहों को आसान, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना। तीसरा, हर स्तर पर क्षेत्रीय संतुलन के साथ पूरी तरह कारगर सामुदायिक स्वामित्व वाली विकेंद्रित स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की स्थापना। चौथा, सेवाओं के समुच्चय वाला रवैया अपनाया जाए, जिसमें लोगों की उम्र को ध्यान में रखकर समुचित सेवाओं को दरवाजे पर पहुंचाना शामिल हो। पाँचवां, जानकार चयन और स्वैच्छिक रवैया, यानी योग्य दंपति अपनी पसंद के गर्भ निरोधक उपायों का चयन कर सकते हैं। और परिवार नियोजन सेवाओं के लिए लक्ष्य मुक्त रवैया जारी रखना। जनसंख्या वृद्धि और संक्रमण काल। एक जनगणना से दूसरी जनगणना में धार्मिक समूहों की आबादी में परिवर्तन कुछ खास तबकों के लिए बेहद चिंता का विषय बनकर उभरा है। उनकी दलील है कि भविष्य में थोड़े अंतराल के बाद भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की जगह मुसलमान ले लेंगे। ऐसा दुष्प्रचार चल रहा है कि मुसलमान 2035 या उसके आसपास हिंदुओं की संख्या से अधिक हो जाएंगे और भारत में बहुसंख्यक बन जाएंगे। किसी देश की आबादी कालक्रम में कैसे बदलती है, उसे जनसंख्यागत संक्रमण कहा जाता है। इससे आबादी के आकार और उसके विभिन्न हिस्सों में बदलाव के विश्लेषण और समझदारी में मदद मिलती है। मौजूदा संदर्भ में धार्मिक समुदायों की आबादी के आकार और आयु वर्ग संबंधी लंबे समय के बदलावों का विश्लेषण करना जरूरी है। सबसे उपयुक्त भारतीय जनगणना के आंकड़ों में जनसंख्या में हर दशक में वृद्धि दर का विश्लेषण करना होगा। इससे किसी खास दशक में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत का एक मोटा आकलन मिलता है। भारत में जनगणना हर दशक में सिर्फ एक बार होती है, ताकि दशक में जनसंख्या वृद्धि का पता चल सके। चित्र 2.1 किसी देश के जनसंख्या संक्रमण को दर्शाता है और लंबे समय में जनसंख्या वृद्धि के अजीबोगरीब ग्राफ को दिखाता है। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के मुताबिक किसी देश की आबादी हमेशा बढ़ती नहीं रहेगी, और यही भारत के लिए भी सच है। सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ देश में जन्म और मृत्यु दर लगातार घटती जाती है और ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती है जहां वृद्धि स्थिर हो जाती है। लब्बो-लुआब यह कि हर देश जनसंख्या स्थिर होने की स्थिति में पहुंचेगा, हालांकि स्थिर होने की यह गति हर देश की अलग अलग हो सकती है। जनसंख्या संक्रमण
उच्च जन्म और मृत्यु दर के कमतर जन्म और मृत्यु दर की ओर संक्रमण। जन्म दर में गिरावट अमूमन मृत्यु दर में भी गिरावट का कारण बनती है, लिहाजा संक्रमण काल के दौरान जनसंख्या वृद्धि बनी रहती है। सैद्धांतिक जनसंख्या संक्रमण मॉडल के 4 चरण हैं। प्रथम चरण संक्रमण पूर्व। क ऊंची जन्म दर और ऊंची उठती गिरती मृत्यु दर। ख मालथस बचाव, देर से शादी और विभीषिका, अकाल, युद्ध, महामारी जैसी अड़चनों से जनसंख्या वृद्धि कम बनी रहती है। चरण 2 शुरुआती संक्रमण। ग संक्रमण के शुरुआती चरणों में मृत्यु दर गिरने लगती है। घ जन्म दर ऊंची बनी रहती है, इसलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। चरण 3 आखिरी संक्रमण। च जन्म दर गिरने लगती है। छ जनसंख्या वृद्धि ढलान की ओर बढ़ती है। चरण 4 उत्तर संक्रमण। ज जनसंख्या वृद्धि दर गिरने लगती है। झ उत्तर संक्रमण वाले समाजों में कमतर जन्म और मृत्यु दर देखी जाती है। ट जनसंख्या वृद्धि नाम मात्र की या गिरावट की ओर रहती है। भारत के नवीनतम जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार धार्मिक समुदायों में हिंदू 79.8% यानी 79.8%, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3% और अन्य सिख, जैन, बौद्ध वगैरह 2.08% हैं। पहले के जनगणना के आंकड़ों से इसमें हिंदू और मुसलमानों की आबादी के आंकड़ों में फ़र्क देखा गया, जिससे भी यह विवाद उभर आया कि भारत में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमान ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 1951 में देश में धार्मिक समुदायों की आबादी के आंकड़े कुछ अलग थे। तब हिंदू 84.1%, मुसलमान 9.8%, ईसाई 2% और अन्य 1.74% थे। अल्पसंख्यक कुल मिलाकर 1951 में 15% से बढ़कर 2011 में 20.2% हो गए। तालिका 2.1 से पता चलता है कि भारत की आबादी में हिंदुओं की जनसंख्या धीरे धीरे कम हुई है। 1951 में 84.1% से 2011 में 79.8% हो गई, यानी पिछले 6 दशकों में 4.3% अंक की गिरावट देखी गई। मुसलमानों की आबादी 1951 में 9.8% से 2011 में 14.2% हो गई, यानी तकरीबन 4% अंक की बढ़ोतरी हुई। सिखों की आबादी भी बढ़ी है। अल्पसंख्यकों में सिर्फ बौद्धों की आबादी में गिरावट देखी गई है, हालांकि बहुत खास नहीं है। इस मायने में दक्षिणपंथी हलके से उठाया गया यह आरोप एक हद तक सही है कि 7 दशकों में आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटी है और अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों की बढ़ी है। लेकिन यह बदलाव कितना बड़ा है और इसका असर क्या है, इस मुद्दे पर गौर करना जरूरी है। इस अध्याय में इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की गई है। तालिका 2.1 में भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि की कहानी जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के बिल्कुल अनुरूप है, यानी देर से शुरू हुआ और धीमी रफ्तार में। भारत में मुसलमानों की संख्या करीब 17.22 करोड़ यानी कुल आबादी का 14.2% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक विभिन्न धार्मिक समुदायों की जनसंख्या वृद्धि की दर पिछले दशक यानी 2001 से 2011 में घटी है। हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर 19.92% 1991 से 2001 से घटकर 16.6% 2001 से 2011 हो गई। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में और तेज गिरावट दिखी है, वह 29.62% से घटकर 24.6% हो गई है। हालांकि 19वीं सदी के ज़्यादातर हिस्से में भारत में उठती गिरती लेकिन आखिरकार कमोबेश स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर दिखी। यह रुझान 20वीं सदी में 1981 तक जारी रहा। उसके बाद देश लगातार जनसंख्या संक्रमण के चरणों से गुजरा। तेज वृद्धि वाले जनसंख्या
संक्रमण के तीसरे चरण को 1951 से 1981 माना जाता है। महापंजीयक कार्यालय का अनुमान है कि भारत चौथे चरण की देहरी पर खड़ा है, जिसमें 2026 तक प्रजनन क्षमता में तेजी से गिरावट दिख सकती है। 1951 से देश की कुल आबादी 36.1 करोड़ से 121 करोड़ पहुंच गई है, यानी लगभग 3.5 गुना वृद्धि सभी समुदायों की आबादी में हुई है। विभिन्न जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि लगातार हिंदुओं से ज़्यादा बनी हुई है। महत्वपूर्ण यह है कि 1981 से दशकीय वृद्धि प्रतिशत से हिंदू आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। एक दशक बाद 1991 से मुसलमानों की वृद्धि में भी ऐसी गिरावट दिखने लगी। हिंदू और मुसलमानों दोनों की वृद्धि दर धीमी बनी हुई है, इसलिए दोनों समुदायों की प्रजनन क्षमता निकट भविष्य में स्थिर हो जाएगी। दरअसल यह होने ही लगा है। भारत में मुसलमानों की आबादी 1991 से 2001 के बीच 29.3% के हिसाब से बढ़ी, लेकिन उसके बाद अगले दशक में उसकी वृद्धि 24.4% ही रही, यानी लगभग 5% अंक की गिरावट देखी गई। जबकि इस दौर में हिंदू आबादी में 1.5% अंक की गिरावट हुई। पिछले दशक के दशकीय वृद्धि के आंकड़े संकेत देते हैं कि मुस्लिम आबादी वृद्धि लगातार गिरावट की ढलान की ओर बढ़ रही है, जैसा कि हिंदुओं के मामले में भी है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह चरण कब तक जारी रहेगा और कब भारत में सभी समुदायों की आबादी स्थिर हो जाएगी। लेकिन यह गौर करना जरूरी है कि प्रजनन क्षमता दर में बदलाव का स्तर हासिल होने से ही फौरन आबादी का आकार स्थिर नहीं हो जाएगा। आबादी वृद्धि में तेजी बनी रहेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में दंपत्ति अभी भी प्रजनन क्षमता वाले आयु वर्ग में ही हैं। प्रजनन क्षमता में बदलाव के संकेत। जनसंख्या वृद्धि 3 वजहों प्रजनन क्षमता, शिशु मृत्यु दर और प्रवास के नतीजे में होती है। हालांकि प्रवास से सीमावर्ती राज्यों के अलावा मुसलमानों की जनसंख्या के आकार में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर ही जनसंख्या वृद्धि के 2 अहम किरदार हैं। तकनीकी तौर पर मृत्यु दर कमतर स्तर पर रहती है तो प्रजनन क्षमता जनसंख्या वृद्धि में प्राथमिक भूमिका निभाती है। TFR जनसंख्या का मानक सूचकांक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह कार्यक्रमों के मूल्यांकन में प्रजनन क्षमता की माप के लिए व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। NFSH के 4 दौर 1992 से 93 से लेकर 2015 से 16 तक के हिंदू और मुसलमानों के आंकड़े दर्शाते हैं कि कुल प्रजनन दर सभी धर्मों में घट रही है, मुसलमानों में कुछ ज़्यादा ही। नतीजतन इस दौरान हिंदू और मुसलमानों की प्रजनन क्षमता में फर्क घट गया है। यह 1992-93 में 1.1% अंक से घटकर 2015-16 में 0.5% अंक हो गया है। चित्र 2.5 से यह भी देखा जा सकता है कि इस दौरान प्रजनन क्षमता में गिरावट मुसलमानों में हिंदुओं के मुकाबले अपेक्षाकृत ज़्यादा है। मुसलमानों में प्रजनन क्षमता 40.8% तक गिर गई है। 1992-93 में 4.41 से 2015-16 में 2.61। हिंदुओं में इसी दौरान TFR में गिरावट 35.5% रही। 1992-93 में 3.3 से 2015-16 में 2.13। RB भगत और पुरुजित प्रहराज ने अपने लेख हिंदू मुस्लिम फर्टिलिटी डिफरेंशियल्स में लिखा, हालांकि भारत में हिंदू मुस्लिम प्रजनन क्षमता में फर्क बना हुआ है, लेकिन यह एक बच्चे से ज़्यादा नहीं है और मुसलमानों में शिक्षा और जीवन स्तर में बढ़ोतरी से प्रजनन क्षमता में गिरावट होने के कारण यह फर्क भी लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। मुसलमानों में गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल का कमतर स्तर
प्रजनन दर में फर्क की मुख्य वजह रहा है, लेकिन हाल के दौर में मुसलमानों ने गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। हालांकि मुसलमानों में अपेक्षाकृत उच्च प्रजनन दर को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों से हटकर नहीं समझा जा सकता है। प्रजनन बदलाव स्तर। प्रजनन क्षमता का वह स्तर जहां किसी दंपत्ति की जगह उनके बाल बच्चे ले लेते हैं। किसी जनसंख्या में 2.1 बच्चा प्रति औरत की कुल प्रजनन दर का स्तर अमूमन प्रजनन बदलाव दर के रूप में देखा जाता है। प्रजनन बदलाव स्तर जनसंख्या के स्थिर होने की पूर्व शर्त है। हालांकि प्रजनन बदलाव स्तर आ जाने का मतलब यह नहीं होता है कि जनसंख्या का आकार फौरन स्थिर हो जाता है। इसमें कुछ समय लगता है और कारण जनसंख्या का आवेग होता है। दूसरे शब्दों में, जनसंख्या वृद्धि में तेजी बनी रहती है क्योंकि जनसंख्या में मौजूदा दंपतियों की बड़ी संख्या प्रजनन क्षमता आयु वर्ग की होती है। NFHS के 4 दौर के आंकड़ों चित्र 2.5 के रुझान से साफ है कि प्रजनन संक्रमण की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, क्योंकि सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर TFR 2.1 प्रजनन बदलाव स्तर से नीचे है। यह भी गौर करना जरूरी है कि मुसलमानों की प्रजनन दर भी हिंदुओं की प्रजनन दर की तरह ही गिर रही है और दोनों में फर्क घटता जा रहा है। इससे लंबे समय में सभी धार्मिक समूहों का प्रजनन स्तर एक जैसा हो जाएगा। लिहाजा हर समुदाय में जनसंख्या स्थिर हो जाएगी और पूरे देश में भी। जन्म दर प्रभावित करने वाली शर्तें। मॉर्गन और अन्य 2002 ने पाया कि हिंदू मुस्लिम प्रजनन दर का फर्क स्थानीय परिस्थितियों से बढ़ता है और इस तरह एक से दूसरे इलाके में काफ़ी चौड़ा हो जाता है। यह साफ सबूत है कि धर्म नहीं, क्षेत्र भारत में प्रजनन स्तर को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। यह भी गौर करना जरूरी है कि विभिन्न राज्यों में धार्मिक समुदायों के बीच प्रजनन दर काफ़ी अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का प्रजनन दर 2.67, तमिलनाडु में मुसलमानों 1.74 के मुकाबले काफ़ी अधिक है। आमतौर पर भारत के विभिन्न राज्यों में प्रजनन दर में काफ़ी फर्क है। बड़े राज्यों में केरल में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 1.56 के सबसे कम स्तर पर है, जबकि बिहार में TFR 3.41 के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसी तरह मुसलमानों में 2015-16 में तमिलनाडु में TFR 1.74 था तो हरियाणा में करीब 4.15 था। इसके अलावा सभी चारों दक्षिण भारतीय राज्यों केरल 2.46, कर्नाटक 2.84, तमिलनाडु 2.57 और अविभाजित आंध्र प्रदेश 2.53 में मुस्लिम प्रजनन दर उत्तर भारत के 3 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश 4.76, उत्तराखंड सहित, मध्य प्रदेश 3.39, छत्तीसगढ़ सहित और बिहार 4.44, झारखंड सहित में हिंदू प्रजनन दर से काफ़ी कम है। इस तरह यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर कुछ धर्मों की आबादी उच्च प्रजनन क्षमता वाले क्षेत्रों में घनी है तो उनकी प्रजनन दर क्षेत्र की वजह से ऊंची हो सकती है, न कि धर्म की वजह से। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू प्रजनन दर, मुस्लिम प्रजनन दर या ईसाई प्रजनन दर जैसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही नतीजे 2011 की जनगणना के आंकड़ों को लेकर एक अध्ययन से भी मिले। जिन इलाकों में प्रजनन दर में काफ़ी गिरावट देखी गई उनमें शायद ही कोई जिला ऐसा है जिसमें मुसलमानों की प्रजनन दर ऊंची है। विशेष अपवाद असम और हरियाणा है। इसके अलावा हर राज्य में एक ही धर्म में विविध स्थितियां पाई जाती हैं। TFR के जिला स्तर के विश्लेषण से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सभी जिलों में मुसलमानों में TFR बदलाव के स्तर या उससे नीचे पहुंच गई है। छोटे राज्यों में सिक्किम में मुसलमानों में TFR उसी स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरल और छत्तीसगढ़ के जिलों के अनेक हिस्सों में मुसलमानों में TFR ऐसे स्तर पर पहुंच गई है। इन राज्यों में बाकी सभी जिलों में मुसलमानों की TFR 2 या 3 के बीच है और बदलाव के स्तर पर पहुंच रही है।
उत्तर मध्य के प्रांतों में टीएफआर मुसलमानों और हिंदुओं दोनों में ऊंची है। इन राज्यों में कुछ एक जिलों में ही मुस्लिम टीएफआर निचले स्तर पर है। बिहार में तो कोई भी जिला मुसलमानों की कम प्रजनन दर वाला नहीं है। इसके साथ ही इन राज्यों में कई जिलों में मुसलमानों की टीएफआर 2 और 3 के बीच या 3 से अधिक है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और मेघालय के कुछ हिस्सों 18 जिलों में मुस्लिम टीएफआर 4 से ऊंची है। क्षेत्रीय वजहों के अलावा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी प्रजनन दर को प्रभावित करती हैं। मसलन मुस्लिम औरतों में साक्षरता दर NFHS3 में काफ़ी कम थी, लेकिन NFHS4 के मुताबिक अगले 10 साल में सुधार आया और वह 30% तक पहुंच गई। यह ज़्यादातर दूसरे धर्मों के मुकाबले अपेक्षाकृत बेहतर दर है। डायसन और मुरे ने एक अध्ययन में पाया कि हिंदुओं की तरह ही मुसलमान कोई एकांगी समुदाय नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्यागत व्यवहार में उनके बीच काफ़ी बड़ा फर्क है। परिवार नियोजन के रुझान के मामले में मुसलमान या उसी तरह हिंदू जैसा कोई मामला नहीं होता है। क्षेत्रीय वजहें धार्मिक वजहों पर भारी पड़ती हैं, क्योंकि क्षेत्रीय जनसंख्या के माहौल में हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक समानता दिखती है बनिस्बत उपमहाद्वीप के दूसरे इलाकों के सहधर्मियों के मुकाबले। कई दूसरे अध्ययनों का निष्कर्ष यही है कि देश के हर क्षेत्र में मुसलमान अपने सामाजिक, आर्थिक और इलाकाई व्यवहार में हिंदुओं के ज़्यादा नज़दीक हैं। तालिका 2-3 में धर्मवार प्रजनन दर के आंकड़ों से पता चलता है कि 2005-06 और 2015-16 के 10 साल में प्रजनन दर सभी राज्यों में मुसलमान और हिंदू दोनों में घटी है। इस अवधि में मुस्लिम समुदाय में टीएफआर में बड़ी गिरावट दिखी है। यह गिरावट 23% 3.39 से 2.62 थी, जबकि हिंदुओं में टीएफआर में गिरावट 18% यानी 2.59 से 2.13 थी। परिवार नियोजन का स्तर और रुझान। मुसलमानों में उच्च जन्म दर को कुछ लोग सियासी नज़रों से देखते हैं। जैसा कि अध्याय 8 में बताया गया है, मुसलमानों में परिवार नियोजन के उपायों का इस्तेमाल दशकों से बहस और अटकलों का विषय रहा है, खासकर जब से भारत की आबादी में वृद्धि या विस्फोट के प्रति लोगों का ध्यान गया है। बहुत देर नहीं लगी कि यह बहस समुदायों के बीच दोषारोपण में बदलने लगी। दरअसल गंभीर और जानकार विश्लेषण के अभाव में बहस पूरी तरह भटक गई और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू हो गया। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मुसलमानों में परिवार नियोजन के उपायों के इस्तेमाल के स्तर की असलियत का आकलन किया जाए और यह बताया जाए कि देश में दूसरे धार्मिक समूहों के मुकाबले कितना फ़र्क है। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रजनन स्तर फर्टिलिटी लेवल के बदले प्रजनन फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाली वजहों पर गौर किया जाए। कई अध्ययनों से यह पता चलता है कि विवाह की उम्र, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार नियोजन के उपायों के प्रति जागरूकता और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इस मामले में प्रगति की मुख्य वजह हैं। जॉन बोगार्ट्स ने प्रजनन को प्रभावित करने वाली 7 प्रमुख वजहों का विश्लेषण किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इनमें 4 यानी विवाह प्रेरित गर्भपात, प्रसव बाद निर्वीर्यता और गर्भ निरोधक का इस्तेमाल तथा उसकी गुणवत्ता प्रजनन स्तर को प्रभावित करने वाली 96% वजहें हैं। गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल को धार्मिक समूहों के बीच प्रजनन दर को प्रभावित करने वाली सबसे आम वजह के रूप में पेश किया जाता है। यह खुशखबरी है कि देश में किसी तरह के गर्भ निरोधक के इस्तेमाल में 1992-93 और 2015-16 के बीच 16.5% का उछाल यानी 40.7% से 57.2% आया है। इसी अवधि में देश की कुल प्रजनन दर में 18.7% गिरावट आई है, यानी 2.68 से 2.18 पर पहुंच गई है। मुसलमानों में गर्भ निरोधक के प्रचलन का अनुमान 1998 में 37% लगाया गया था, जो अनदेखा करने लायक नहीं है। असल में यह उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल प्रचलन स्तर से काफ़ी ऊंचा है। जाहिर है सभी समुदायों के मुकाबले मुसलमानों में गर्भ निरोधक स्वीकार्यता कम है, फिर भी वह गौरतलब है और लगातार बढ़ रही है। महत्वपूर्ण यह है कि इस्लामी विद्वान
इस पर एक राय है कि नस्बंदी इस्लाम में वर्जित है, उसके बावजूद मुसलमानों में उसका प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है। 2015-16 में 20.8% है। ताज़ा उपलब्ध सूचना में चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 तालिका 2.4 है। इस तालिका से निम्न परिदृश्य उभरता है। मुसलमानों में परिवार नियोजन की प्रथा वाकई सबसे निचले स्तर 45.3% पर है। दूसरा, गर्भ निरोध के किसी उपाय का इस्तेमाल करने वाले हिंदुओं का प्रतिशत 54.4, ईसाइयों 51.2 को छोड़कर दूसरे अल्पसंख्यक समूहों से कम है। तीसरा, मुसलमानों के अलावा दूसरे अल्पसंख्यक इस मामले में बेहतर स्थिति में है। सबसे महत्व का निष्कर्ष यह है कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर नहीं खड़े हैं, बल्कि सबसे कम गर्भ निरोध प्रचलन के मामले में दोनों एक ही तरफ हैं। हालांकि बेशक दोनों के प्रचलन स्तर में फर्क बढ़ा है। इसे विस्तार से अध्याय 8 में बताया गया है। आबादी की गणना तो हर 10 साल में जनगणना में होती है। प्रजनन के बारे में खासकर अध्ययन पेशेवर सर्वेक्षणों में होता है। 1970 से हर 10 साल पर ऐसा सर्वेक्षण ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप ORG करता रहा है। उसकी जगह 1992-93 से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS ने ले ली है, जिसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज IIPS करता है। दोनों संगठन क्रमशः 3 और 4 सर्वेक्षण कर चुके हैं। ये सर्वेक्षण पिछले 4 दशकों में देश के सभी राज्यों में सभी समुदायों के बीच प्रजनन स्तर के पेचीदा मसले पर रोशनी डालते हैं। चित्र 2.7 दिखाता है कि 1992-93 NFHS 1 से लेकर 2005-06 NFHS 4 तक परिवार नियोजन का प्रचलन किसी आधुनिक तरीके का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि मुसलमानों में यह प्रचलन हिंदुओं के मुकाबले ऊंचा है। हालांकि 2015-16 NFHS 4 में दोनों समुदायों में परिवार नियोजन उपायों का प्रचलन घटा है। यह कमी मुसलमानों -0.4% अंक के मुकाबले हिंदुओं -3.4% अंक में काफ़ी अधिक है। पिछले 5 दशकों के आंकड़ों से पता चलता है कि रुझान लगातार जारी है। ORG के 3 लगातार दशकीय सर्वेक्षणों और उसके बाद NFHS के 4 दौर से पता चलता है कि मुसलमानों में परिवार नियोजन उपायों की स्वीकार्यता का रुझान लगातार बढ़ रहा है। साथ साथ दूसरे धार्मिक समुदायों में भी यही रुझान दिखा है। 1971 और 1981 के बीच मुसलमानों में 8.4% अंक बढ़ा, जबकि हिंदुओं में 16.9% अंक बढ़ा है। हाल के कई अध्ययनों से पता चला है कि भारत में जन्म नियंत्रण के ग्राफ में एक विचित्र भौगोलिक रुझान दिखता है। यह तटीय इलाकों में शुरू होता है और भीतरी प्रदेशों की ओर बढ़ता है। उसका सामाजिक आर्थिक फर्क और धार्मिक संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। यह गौरतलब है कि विभिन्न समुदायों में परिवार नियोजन के उपायों के इस्तेमाल में देश भर में राज्यों के बीच फर्क दिखता है, जिसका महत्वपूर्ण सबक है, जैसा कि यहाँ विश्लेषण किया गया है। तालिका 2.5। इस तालिका से धार्मिक समुदायों में गर्भ निरोध के उपायों के इस्तेमाल का दिलचस्प रुझान पता चलता है। पहला, पूरे देश के बारे में कोई सरलीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यों के आंकड़ों में भारी अंतर है। मुसलमानों में स्वीकार्यता का अनुपात बिहार में 10% के निचले स्तर से पंजाब में 68.1%, त्रिपुरा में 66.3% और पश्चिम बंगाल में 63.9% जैसा ऊंचा है। इसी तरह हिंदुओं में मिजोरम में 18.4% से पंजाब में 75.4% जैसी विविधता है। दूसरा, बिहार में हिंदुओं में स्वीकार्यता के मुकाबले 22 राज्यों में मुसलमानों में अधिक ऊंचा है। अगर धर्म को कोई वजह माना जाए तो सभी राज्यों में मुसलमान कहीं भी हिंदुओं से पीछे हैं। तालिका से यह भी पता चलता है कि विभिन्न राज्यों में मुसलमानों और हिंदुओं में
तीसरा, तालिका से यह भी पता चलता है कि विभिन्न राज्यों में मुसलमानों और हिंदुओं में परिवार नियोजन की स्वीकार्यता का एक जैसा रुझान है। मसलन बिहार में दोनों समुदायों में परिवार नियोजन का स्तर काफ़ी कम है, क्योंकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियां एक जैसी हैं। ऐसा ही रुझान मणिपुर में दिखता है। श्रिया अय्यर के एक अध्ययन में पाया गया कि गर्भ निरोध के उपायों की स्वीकार्यता के मामले में धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संख्यागत दृष्टि से कोई खास फर्क नहीं है। राज्य स्तर पर कुल जनसंख्या के लिए 14 राज्यों के एक दूसरे अध्ययन से भी पता चलता है कि अखिल भारतीय स्तर पर 2001 और 2011 के बीच यह फर्क प्रति महिला 0.4 बच्चे तक घट गया है। आबादी के लिहाज से दोनों प्रमुख धार्मिक समुदायों के बीच यह फर्क ज़्यादातर राज्यों में और घट गया है। पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और तथा असम और दक्षिणी राज्य केरल में यह फर्क प्रति महिला एक बच्चे से थोड़ा ज़्यादा या एक बच्चे के आसपास का रह गया है। हालांकि मध्य भारत के राज्यों में फर्क घटने की रफ्तार धीमी है, जहां प्रजनन दर अपेक्षाकृत ऊंची है। मध्य प्रदेश और गुजरात में मुसलमानों और हिंदुओं का TFR एक जैसा बना हुआ है। इस तरह हालांकि हिंदुओं और मुसलमानों का प्रजनन स्तर एक जैसी स्थिति में पहुंच रहा है, मगर क्षेत्रीय फर्क कायम है, क्योंकि विभिन्न राज्यों और धार्मिक समूहों में संक्रमण का अलग अलग दौर है। पिछले दशक में जो राज्य प्रजनन संक्रमण के दौर से गुजर चुके हैं, उनमें उन राज्यों के मुकाबले समुदायों के बीच प्रजनन स्तर का फर्क तेजी से घटा, जो प्रजनन संक्रमण के प्रारंभिक या मध्य चरण में है। इसी तरह का रुझान महिला नसबंदी के मामले में देखा जा सकता है। तालिका 2.6 जो NFHS 3 के दौर तक बढ़ रहा था, लेकिन NFHS 4 के दौरान उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में हल्की सी कमी देखी गई। अगर हम NFHS 1 और NFHS 4 की तुलना करें तो महिला नसबंदी हिंदुओं 32% के मुकाबले मुसलमानों 44% में अधिक देखी जा सकती है। भले ज़्यादातर आम राय उनके खिलाफ रही, जैसा कि अध्याय 5 में विस्तार से बताया गया है। अंतरण विधि यानी सस्पेंसिंग मेथड के रुझान के डेटा से बड़े दिलचस्प नतीजे निकलते हैं। 1991-92 में NFHS के पहले दौर से लेकर 2015-16 में NFHS के चौथे दौर तक तकरीबन 25 साल में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों में गर्भ निरोध के अंतरण विधि की स्वीकार्यता की दर काफ़ी ऊंची है। चित्र 2.9 1991-92 में अंतरण विधि यानी स्पेसिंग मेथड स्वीकार्यता की दर स्पेसिंग मेथड के इस्तेमाल की दर मुसलमानों में 13.5% में हिंदुओं 12.6% के मुकाबले मामूली सी ज़्यादा थी। हालांकि 2015-16 में अंतरण विधि यानी स्पेसिंग मेथड का इस्तेमाल मुसलमानों में 1991-92 के 13.5% से छलांग लगाकर लगभग दोगुना 24.5% हो गया, जबकि हिंदुओं में 1991-92 में 12.6% से हल्का सा बढ़कर 2015-16 में 16.2% ही था। समुदायों द्वारा अंतरण बनाम प्रतिबंधक विधि का इस्तेमाल। अब यह साफ साफ स्थापित हो गया है कि भारत में सभी धार्मिक समुदाय गर्भ निरोधक के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि उनके बीच इस्तेमाल की दर में फ़र्क है। NFHS 4 के गर्भ निरोध के इस्तेमाल के डेटा से पता चलता है कि हिंदुओं में 3/4 से कुछ अधिक यानी 78% लोग प्रतिबंधक विधि महिला नसबंदी का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि मुसलमानों में यह आंकड़ा 55% था। चित्र 2 ये ऐसे अध्ययन हैं जिनसे पता चलता है कि मुसलमान गैर मुसलमानों के मुकाबले फौरी उपायों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं। ज़्यादा संभावना यह है कि गर्भ निरोध का इस्तेमाल करने वाले मुसलमान नसबंदी के बदले फौरी अंतरण विधि के उपायों का इस्तेमाल करते हैं। यह गौरतलब है कि वर्षों से भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम में नसबंदी पर भारी
भारी जोर रहा है, जिसे मुसलमान इस्लाम में वर्जित मानते हैं और अस्थायी तरीकों को पसंद करते हैं। शायद यही मुसलमानों में परिवार नियोजन की कम स्वीकार्यता की वजह हो। विनोद मिश्र के 2004 के एक शोध कार्य में प्रजनन और गर्भ निरोध के इस्तेमाल में धर्मवार फ़र्क की पड़ताल की गई है। यह विश्लेषण उस निष्कर्ष को फिर पुष्ट करता है कि भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम में नस्बंदी पर भारी निर्भरता से मुसलमानों में उसके प्रति उत्साह नहीं जगा, क्योंकि उनकी पसंद फौरी तरीके हैं। अगर मुसलमानों में अंतरण विधि की मांग ज़्यादा है तो इस समुदाय के बीच अंतरण विधि के उपायों की बेहतर पहुंच और उपलब्धता की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। अंतरण विधि की इस्लाम में इजाज़त है, जैसा कि अध्याय 5 में विस्तार से बताया गया है। यह गौर करना दिलचस्प है कि इस्लामी मान्यता भारत की मौजूदा राष्ट्रीय परिवार नियोजन 2020 की नीति के अनुरूप है, जिसमें नस्बंदी की जगह अंतरण विधि की सेवाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया है। यह नीति परिवार नियोजन के स्वैच्छिक पालन के आदर्श की हिमायत करती है, जो समुदाय की मान्यता के मुताबिक ज़रूरतों पर आधारित हो और आश्वस्त करे कि दंपति अपनी पसंद से बच्चे पैदा करें, न कि संयोग से। अधूरी ज़रूरतें। परिवार नियोजन संबंधी व्यवहार के विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों की संख्या सीमित करने की स्त्री पुरुषों की लालसा है। यानी क्या वे सीमित संख्या में बच्चे चाहेंगे या फिर इस विचार से ही बिदकते हैं। जो अपने परिवार का आकार सीमित रखने की लालसा रखते हैं, उन्हें ऐसा करने के उपाय फौरन मुहैया कराए जाने चाहिए। परिवार नियोजन की अधूरी ज़रूरतों वाली वे औरतें हैं जो सेक्स क्रिया में सक्रिय हैं और बच्चा नहीं चाहती हैं, या अगले बच्चे के जन्म में देर करना चाहती हैं, लेकिन गर्भ निरोध के किसी उपाय का इस्तेमाल नहीं करती हैं, शायद उपलब्धता के अभाव में। महिलाओं के बच्चा जनने के इरादे और उनके गर्भ निरोध के उपायों के प्रति रुझान के बीच फ़र्क अधूरी ज़रूरतों का है। परिवार नियोजन सेवाओं की संभावित मांग के आकलन के लिए अधूरी ज़रूरतें अहम सूचकांक हैं। आधुनिक परिवार नियोजन सेवाओं की अधूरी ज़रूरतें सभी समुदायों में काफ़ी ऊंची हैं, और बेशक यह मुसलमानों के बीच सबसे ऊंची 16.4% है। मुसलमानों के बीच परिवार नियोजन की ऊंची मांग खुद ब खुद बड़ी उपलब्धि है। अगर फौरन इस मांग को पूरा कर दिया जाता तो हालात में बड़ा बदलाव आ जाता। हमें इसकी पड़ताल करने की दरकार है कि क्यों मांग पूरी नहीं हो पा रही है। क्या वजह मुस्लिम इलाकों में सेवाओं का अभाव है, या डॉक्टरों की मुस्लिम इलाकों में जाने में हिचक, या मुस्लिम कर्मचारियों की कमी। धन्यवाद।